सा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है। रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। आप सभी का एक बार फिर इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा आज की हमारी ऑडियंस के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाउसवाइफ्स, यानी वो महिलाएं जो अपना घर परिवार चलाती हैं। उनके साथ कुछ पति भी हैं जो खाना बनाने के शौकीन हैं, और उसके साथ साथ कुछ नौजवान भी हैं जो अपनी केटरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। यानी कि सभी वो लोग हैं जिनका ताल्लुक खाना खिलाने के साथ है। हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कि आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार के लिए खुद अपने हाथों से हर रोज खाना बनाती हैं? वाह, क्या बात है। इसका मतलब आप सब बहुत ही खास ख्याल रखती हैं अपने परिवार का, उनकी सेहत का। अच्छा, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद बाजार जाती हैं सब्जियां खरीदने, शॉपिंग करने, घर का जो खाने का सामान है वो खरीदने? सभी? अरे वाह, इसकी क्या वजह है, मुझे बताइए। हाँ बताइए। हम खुद शॉपिंग इसलिए जाते हैं कि हम क्वालिटी चेक कर पाएं। जैसे सब्जियां अगर हो तो ताज़ा हो, फ्रेश हो। ये सही कहा आपने। तो फ्रेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेश होने से न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि कौन से जो खाने के आइटम हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं? हाँ बताइए। सबसे बेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ खाने में मुझे ज़्यादातर फ्रूट्स होने चाहिए। वो जवार रहता है, नाचनी सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए, तो बहुत बेस्ट है नाचनी। मैं तो रोज ही देती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है, और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज़्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड से 400% ज्यादा, और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च की? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है, और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े, और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें माँ के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है।
कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर मोहन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में हमने बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखे हैं और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वाकई वहाँ ये सब हुआ है? मैंने जब कासरगोड में डॉक्टरी शुरू की तब मैंने देखा कि ज्यादातर सभी घरों में ऐसे पेशेंट थे जो एक लंबे अरसे से बीमार थे। क्रॉनिक पेशेंट्स थे। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेरेब्रल पॉलिसी, दिमाग का लकवा, मानसिक बीमारियां, मिर्गी के दौरे, बच्चों में विकलांगता। एक दूसरी चीज, महिलाओं में मिसकैरेजेस यानी गर्भपात। ऐसा भी हुआ है कि एक ही महिला का 10 बार गर्भपात हो गया। 10 बार? कुछ तो यकीनन वहां पर गलत हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बीमार लोग, और वो भी इतने छोटे से इलाके में। ये सभी मरीज 2 छोटी छोटी नदियों के किनारे पे बसे हुए थे, जहां पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का प्रदूषण नहीं था। फिर इतनी बीमारियां क्यों आईं, समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस सब के पीछे एंडोसल्फान है। मुझे बताइए डॉक्टर मोहन, इस इलाके में कितने लोग इस वजह से पीड़ित हैं? कम से कम 5,000 से ज्यादा जेन्युइन केसेस हैं। 5,000? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 1976 से कासरगोड में हेलीकॉप्टर से ये स्प्रे होना शुरू हुआ। दरअसल स्प्रे करने के 15 दिन तक प्लांटेशन एरिया में पैर भी नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि आसपास के रास्तों से भी नहीं गुजरना चाहिए। स्प्रेइंग के बाद? जी, स्प्रे करने के बाद आसपास के सभी रास्ते बंद होने चाहिए। ये सारे नियम उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखे हुए हैं। सभी नियमों को ताक पे रख के उन्होंने सन 1976 से सन 2000 तक लगातार बिना रुके जहरीला स्प्रे 25 साल? जी, 25 साल लगातार। तो लाखों लीटर स्प्रे हुए? हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने हिसाब भी लगाया था कि 22 लाख लीटर एंडोसल्फान 15,000 एकड़ के ऊपर उड़ेला गया। जी जी। मुझे बताइए कि जब आपको समझ में आया कि ये सब पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग की वजह से हो रहा है और आपने उनको बताया, ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला, जो एक सरकारी कंपनी है, वो इसके लिए जिम्मेदार। वो ये स्प्रेइंग करवा रही थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा आपसे? वो पुलिस को लेकर आए और जहां हम विरोध कर रहे थे उस जगह से हमें हटा दिया। पुलिस ने हमें वहां से भगा दिया। लेकिन ये स्प्रेइंग बंद हो गया? जी। तो फिर स्प्रेइंग क्यों बंद किया? कोर्ट के ऑर्डर से। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर की वजह से बंद किया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो बहुत बदमाश लोग हैं। एक दिन 2 जीप भर के वो लोग मेरे क्लिनिक आए। कुछ 10-15 लोग थे, मेरे साथ मारपीट करना चाहते थे, मुझसे हाथापाई करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनके डॉक्टर को गुंडे मारने आए हैं, तो 10 मिनट में ही सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए। आपको बचाने? जी, मुझे बचाने के लिए। आपके लिए जिंदगी कैसे थी डॉक्टर साहब? उस इलाके में रहकर जब रोज आप इस तरह के पेशेंट्स देखते थे, आप पर क्या बीतती थी? लोगों का दर्द देखकर अक्सर आंखें भर आती थीं। कई बार ये ख्याल आता था कि मैं यहाँ से शहर चला जाऊं, लेकिन अपने पेशेंट्स की तकलीफ जैसे मुझे रोक लेती थी, खींच लेती थी। उन्हें छोड़ के कैसे जाता? नहीं जा सकता था। सॉरी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस जहर ने इंसान ही नहीं, जानवरों को भी नहीं बख्शा। उस इलाके के पशु पक्षी, जीव जंतु, मेंढक, मछलियां सभी खत्म हो गए थे। लेकिन सन 2000 में जब से ये स्प्रे बंद हुआ है,
धीरे धीरे सभी पशु पक्षी वापस आ रहे हैं, हवा पानी में काफी सुधार हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बीमारियां हो रही थी लोगों को, ये जो बच्चे अबनॉर्मल पैदा हो रहे थे, उसमें फर्क आया ये स्प्रेइंग बंद होने के बाद? खुशी की बात यह है कि पिछले 4 सालों में पूरे इलाके में जन्मजात विकृति का एक भी केस मेरी नज़र में नहीं आया है। और ये जो बच्चे गिर रहे थे अपने आप, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, वो केसेस भी बिल्कुल कम हो गए हैं। डॉक्टर मोहन, आपने बहुत साहस दिखाया है, बड़ी हिम्मत दिखाई है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में माँ के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और माँ के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना ये है। मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ। ये इसलिए ज़्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर होएगा ही नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं। वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कविता कुरुगंती, जो आशा यानी अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए, ये जो हमने वीडियो में देखा कि किसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए अलग खेती कर रहा है और बाजार में बेचने के लिए अलग खेती कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे आपने सिर्फ 3 किसानों की छोटे क्लिपिंग्स देखा है, मगर लाखों किसान ऐसे हैं इस देश में जो ऐसे ही करते हैं। जी, जी, और जी। मैं किसानों को दोषी नहीं ठहराऊंगी इस बात की, क्योंकि किसान बहुत अलग अलग दबाव में वो अपना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेस्टिसाइड्स तो किसानों ने इन्वेंट नहीं किया है, ये किसी और का क्रिएशन है। उनको बताया गया है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका उत्पादकता जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में ये पेस्टिसाइड के इशू को लेकर या केमिकल फार्मिंग के इशू को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं? पहला मुद्दा ये है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है।
और कहीं वो अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में चलते हैं? ऐसे 67 पेस्टिसाइड्स इंडिया में है, ये सरकार का आंकड़ा है। और दूसरी बात तो है क्यों बाहर क्यों बैंड है ये 67? या तो हेल्थ ग्राउंड्स पे या एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पे वहाँ पे बैन किए गए हैं। हेल्थ ग्राउंड मतलब सेहत के लिए अच्छे नहीं है, सेहत के इसलिए लिए बैंड अच्छा नहीं है। और जो इंडिया में भी बैंड है, कई साल पहले जो बैन हुए थे, वो पेस्टिसाइड्स अब भी वो हमारे खाने में रेसिड्यूज बन के अभी भी वो आते हैं वो खाने में हमारे। तो कैसे? वो ऐसे कैसे? क्योंकि उनका परसिस्टेंस ऐसा है। दूसरा मतलब वो ये हो बैंड सकता है, उनका इस्तेमाल आजकल नहीं होता, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं कि वो मट्टी में पानी में घुल मिल गए हैं और वो आज भी हमें हमारे पेट में जाते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज भी वो खेती में कैसे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा रेगुलेशन के ऊपर हमारा ध्यान लेके जाता है। तो ये अवशेष जो कीटनाशक जहर है जो खेती में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो वही नहीं रहने वाले हैं, आपके खाने में आने वाले हैं। वो अवशेष की जो जांच अलग अलग लोगों ने की है, उसके आंकड़े में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। 2001 में एक सरकार का ऐसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू को मॉनिटर करने का ही एक देश भर में एक प्रोजेक्ट चलता है। 2001 में उन्होंने पाया है कि 61% ऑफ द सैंपल्स वो प्रदूषित थे और उसमें से लगभग 11% जो सरकार एक लिमिट को सेट करती है कानूनन, उससे ज्यादा इनमें पाए गए हैं। उसके बाद इस देश में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी भी सेटअप की गई थी। उसके बाद के जो सरकार के आंकड़े हैं बहुत कम दिखाने लगे कि अब प्रदूषित नहीं है और लीगल लिमिट है। उससे ज्यादा वाले सैंपल्स बहुत कम है, सिर्फ 2% है। मगर आप देखेंगे 2003 में ही IARI जो सरकार का एक प्रीमियर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये जांच करके बताया कि उनके सभी सैंपल्स कंटामिनेटेड है, सब पूरे उनके सैंपल्स प्रदूषित है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड से एक्सपोज्ड है। इसका मतलब है जो खा रहे हैं एक पेस्टिसाइड नहीं है, अलग अलग पेस्टिसाइड्स मेरे अंदर जा रहे हैं। वो एक का असर एक होता है, दूसरे का दूसरा होता है, लेकिन जब 10-25 अंदर होते हैं तो वो सब मिल के वो हमारे शरीर में क्या उधम मचा रहे हैं उसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट बोल के दिल्ली का एक ग्रुप है, उन्होंने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया कि अगर हम सीमा के नीचे भी अगर अवशेष पाते हैं और ऐसा दिन भर कम अवशेष वाला खाना भी खाते हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है क्या? और उन्होंने ये पाया है कि एक पूरे दिन में आपका एवरेज डाइट जो होता है, जो आप एक दिन में खाएंगे तो एक दिन में जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक बोल के एक मापदंड होता है, उससे 400% ज्यादा, 500% ज्यादा हम लोग अंदर ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। जो लिमिट तय किया गया है हर सब्जी के लिए, हर चीज के लिए, उसके अगर अंदर भी हम रहें और वो खाना खाएं जिसमें वो लिमिट के अंदर है वो पेस्टिसाइड, जब दिन भर में हम खाना खा लेते हैं कि सब्जी भी खाई, रोटी भी खाई, चावल भी खाया, दाल भी खाया, दूध भी पिया, तो उसमें जो टोटल पेस्टिसाइड है वो दिन भर का जो लिमिट होता है उससे 400% ज्यादा है। और यही मतलब ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है। और जो पेस्टिसाइड जिस कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1% से भी कम उसके ऊपर जाके गिरता है। बाकी जो 99% से ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है, जो जहर है, वो हमारे ही पर्यावरण में, हमारे ज़मीन में, हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारे हवा में और हमारे अंदर ये सब जा रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो 99% है उसका असर कुछ नहीं होगा, ये सही नहीं है। मतलब जो चीज़ इतनी खतरनाक है उसके 1% से कीड़ा मर सकता है, तो जाहिर है वो खतरे की चीज़ है और उसका बहुत ही खतरनाक असर होगा हर चीज़ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का कविता जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा पिछले 50 सालों से जयपुर में डॉक्टर रह चुके हैं और सेहत पर जो पेस्टिसाइड्स का असर होता है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। डॉक्टर काबरा, बताइए आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती हैं, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा
और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ। पूरी ऊपर से खोपड़ी खुली रहती है, दिमाग बना हुआ नहीं रहता है। इसका पेस्टिसाइड के साथ क्या संबंध है? हमें मालूम है कि ये फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से ये होता है। अच्छा, अब सवाल ये था कि इन महिलाओं के अंदर कमी क्यों हो रही है? तो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फोलिक एसिड रोधक हैं, फोलिक एसिड को खत्म करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे एनवायरनमेंट्स में से उन महिलाओं को मिल रहे थे। जैसे राजस्थान के अंदर उस टाइम हमने जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि एक साल के अंदर कम से कम भी 5000 ऐसे बिना दिमाग वाले मस्तिष्क विहीन बच्चे पैदा होते हैं खाली राजस्थान के अंदर। आप कुछ तस्वीरें भी लाए हैं जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें, ये देखिए मस्तिष्क विहीन बच्चा है जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं बना है, दिमाग बाहर निकला हुआ है। दूसरी जो तस्वीर जिसको कि मेनिंगोमाइलोसिल कहते हैं, इसके अंदर नीचे का जो भाग है वो खुला हुआ है, रीढ़ की हड्डी का भाग खुला हुआ है, और इस बच्चे का नीचे का भाग पूरा का पूरा पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है पूरा का पूरा। तो ये दुनिया से अगर हम इसकी तुलना करें, बाकी जगहों से तुलना करें, तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं हमें? हमारे यहाँ दर विश्व में सबसे ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे है। दूसरा जो हमने पंजाब के अंदर एक जगह की स्टडी करी तो हमने देखा कि वहाँ की जो जन्मजात विकृतियाँ हैं उनके अंदर ये जननांगों की जो विकृतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। जन्मजात विकृतियाँ जिसके अंदर के लिंग पूरा नहीं बनता है, उसका जो पेशाब का रास्ता है वो गलत है, उसके अलावा उसके अंदर देखा कि मल का द्वार ही नहीं खुला है। तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये पेस्टिसाइड के साथ जुड़ी बातें? वहाँ वो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जिनका हमें मालूम है, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक माने ये जो हैं जो गर्भ के अंदर ये विकृति कर सकते हैं, जिनके हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। और हमने देखा कि वहाँ के जो आज वो एरिया था उसमें ये इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ। और वो एरिया था जहाँ पर कि अभी हम सारी हरी सब्जियों की और इनकी बात कर रहे थे, वो एरिया था जहाँ पर कि सब्जियाँ उगा करके और दिल्ली तक भेजी जाती है। और ये देखिए कि जब हमें मालूम है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये टेराटोजेनिक है, ये विकृति कारक हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं और हम उनको प्रचुर मात्रा में काम में ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काबरा हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, ये पेस्टिसाइड का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कब और कैसे ये हमारे खाने में आने लगे, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जेड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका ज़मीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसके जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना शिवा। खेती और खेती से जुड़े मुद्दों पर वंदना जी एक लंबे अरसे से काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का वंदना जी। कहते हैं कि अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हरित क्रांति नहीं हम लाते और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते तो हमारा देश जो है वो भूखों मरता। इसमें आपकी क्या राय है? ये झूठ है कि बिना हरित क्रांति के, मतलब बिना जहर के, हम पूरा उत्पादन नहीं कर पाते। पहली बात, आज हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं।
आज जो दाम बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा सारा दाल गायब हो गया हरित क्रांति की वजह से, सारे तेल गायब हो गए, क्योंकि ये मोनोकल्चर होता है, एक ही फसल उगा सकते हो, बस गेहूं या चावल या कपास, पंजाब में और कुछ नहीं दिखने को मिलता। हम 70% डिपेंडेंट हो गए बेसिक ऑयल एंड पल्सेस इंपोर्ट पे। वो दाल और तेल हम खुद उगा सकते थे अगर हम ढंग की खेती कर रहे होते, अगर मिश्रित खेती कर रहे होते। जब लोग इकट्ठा करके काम करते हैं तो ज्यादा काम हो जाता है जी। जब पौधे इकट्ठा काम करते हैं, जब आप दाल का पौधा गेहूं के साथ लगाओगे तो दाल नाइट्रोजन मुफ्त में गेहूं को दे रही है। अच्छा, हवा से लेके सीधे दे रही है, यूरिया की जरूरत नहीं। तो ऑर्गेनिक खेती जो है उसमें ये सारे अलग अलग किस्म के जो सीड्स हम एक साथ उगाते हैं, मिश्रित, इसीलिए हम इसको जैव विविध जैविक खेती कहते हैं, क्योंकि विविधता से ही प्रकृति चलती है। करेक्ट। और जो कहते हैं कि हमने रासायनिक और नए बीज की वजह से उत्पादन बढ़ाया, अगर आप कैलकुलेशन करो कि पूरी जमीन पंजाब की अकेली धान और गेहूं उगाएगी तो ज्यादा चावल और गेहूं तो होगा ही। आप जब दालें नहीं उगा रहे, चना नहीं उगा रहे, तूर नहीं उगा रहे, मूंग नहीं उगा रहे, उड़द नहीं उगा रहे, तो उतना तो बढ़ेगा ही। रिप्लेसमेंट का फैक्टर है। और एक और से जुड़ा हुआ है कि पेस्टिसाइड की एक बीमारी है। आप पेस्टिसाइड की चक्रव्यूह में जब घुस जाओ तो एक स्प्रे करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 30 करोगे, फिर 60 करोगे, और आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक प्रकृति की व्यवस्था है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। कीटाणु को रोकने की, उसे आप तोड़ रहे हो। और वो अंदर है, खाने के अंदर है, हर सेल के अंदर है। तो आप सोचते हैं अच्छा सेब को आपने पील कर दिया, बहुत अच्छा है, सेब के अंदर है पेस्टिसाइड। एंड दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ जहर, जिसको हमने दवा करके किसान को गुमराह किया है कि बेटा और स्प्रे करो, अच्छी चीज तो ज्यादा होनी चाहिए दवा ना? है डालो, दवा है तो दवा तुम नहीं है, जितनी जहर। ज्यादा हो लोगे अच्छा करेगा। दवाई के लिए असली दवाई के लिए इतना कॉशन है कि डॉक्टर जब दवा देता है कहता है इसके साथ ये मत खाना, 2 घंटे का एक सेपरेशन दो। और जहर के लिए एक पूरा फ्रीडम, खाओ बेटा, स्प्रे, किसान को खूब स्प्रे करो और आपको कि खूब खाओ। और इसलिए अगर हम इंडिया को शाइनिंग मानते हैं, इंडिया को एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर मानते हैं, उसका मेजर होना चाहिए कि भारतवासी कितने संपन्न हुए, किसान कितने संपन्न हुए। 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या जुड़ी हुई है कर्ज से। कर्ज है बीज और जहरीले रासायनिक के लिए, और दूसरी तरफ बीमारी फैल रही है। वंदना जी, आपने इस बहुत ही अहम मुद्दे पर इतनी अच्छी तरह से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। आपको शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अब हम मिलने जा रहे हैं उस इंसान से जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी को चलाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हिंदुस्तान में है। पेस्टिसाइड उद्योग का कारोबार आज 18,000 करोड़ पार कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का है। पेस्टिसाइड्स उद्योग की एक सम्मानित और जानी मानी शख्सियत हैं यूनाइटेड फॉस्फोरस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन श्री रज्जू श्रॉफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का मिस्टर श्रॉफ। मुझे बताइए कि मैंने सही कहा कि यूनाइटेड फॉस्फोरस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है पेस्टिसाइड की? हाँ, हमारा टर्नओवर है 8,000 करोड़ साल का। और दूसरा नंबर का है 1,200 करोड़। डिफरेंस बहुत है। जी जी, मुझे बताइए कि इस शो की शुरुआत से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ बैठे थे, आपने देखा कि लोगों ने क्या क्या कहा पेस्टिसाइड्स के बारे में। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं? देखो, एक कहावत है, 1000 दफे आप एक झूठा ना बोले, झूठ बोले तो पब्लिक मान जाती है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो रश्मि जी ये तो कह रहे हैं आपका झूठ रिसर्च है। नहीं, हम इनका नहीं बताया, इनका तो मैंने नहीं पढ़ा है, अभी मैं पढ़ूंगा। आपने खुद रिसर्च की ना, खुद आपने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, मैंने अपनी खुद रिसर्च की है और मैंने इस पे काफी पेपर्स पब्लिश किए और काफी जगह साइट हुई है। ठीक है, तो वो मैं नाम नहीं बोलता हूँ जी, अच्छे साइंटिस्ट भी है। जी हाँ, जी हाँ। और डॉक्टर काबरा जी जो बता रहे थे वो भी झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर काबरा जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल रिपीट हुआ है, और कैंसर और ये, और हमने अभी देखो डॉक्टर कटोच है,
ICMR का डायरेक्टर, उसने अभी स्टेटमेंट दिया कि जो कैंसर केसेस है पंजाब में और उसमें वो 100% नथिंग टू डू विथ पेस्टिसाइड। तो आप पेस्टिसाइड को ओवरडोज देके बोलते हैं पॉइजनस है, पर लिमिटेड डोज से कुछ हार्म नहीं होता है। सो पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है ना अपने इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। तो आपका कहना यह है कि पेस्टिसाइड से हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये आपका कहना है? जो असर होता है उससे ज़्यादा नॉन पेस्टिसाइड यूज़र पे है। सो पेस्टिसाइड यूज वाले मोर हेल्दी हैं। हाँ। एक चीज मुझे बताइए कि जो फार्मर्स हमने देखे वो हमने देखे कि वो अपने लिए अलग ग्रो करते हैं जिसमें वो पेस्टिसाइड नहीं डालते, और मार्केट में जो बेचते हैं उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? वो फार्मर को मैं मिला हूँ, वो बोलता है ये तो फिल्म ले लिए बंडल मारा, मैं तो बरोबर पेस्टिसाइड वाला खाता हूँ। मैं 1000 फार्मर बताऊंगा आपको। तो मतलब ये आपका कहने का मतलब ये जो 3 फार्मर्स दिखा है, हाँ 3, इन्होंने बोला मैं सिर्फ फिल्म के लिए डायलॉग बोलता हूँ। हाँ बस। मुझे ये बताइए कि ये जो 3 फार्मर्स आपने देखे, हाँ। ये तो हमारी टीम ने उनका इंटरव्यू लिया, और ये तो हमने सिर्फ 3 दिखाए, ऐसे तो बहुत है, लेकिन ये हमारी टीम ने उनसे पूछा और ये इन्होंने हमारी टीम को बोला। हमने उनको कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है, नहीं हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने खाली पूछा उनसे। अरे मैं जवाब देता हूँ, जैसा एनजीओ को चीज पब्लिसिटी चाहिए ऐसा किसान को भी चाहिए, लेकिन मैं आपको 10,000 फार्मर बताऊंगा बोला पेस्टिसाइड बिना तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। कि पेस्टिसाइड के बगैर वो जिंदा नहीं रहेंगे? नहीं, सुसाइड करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड के बगैर उनको सुसाइड करना पड़ेगा? हाँ, करते हैं ना सुसाइड, बेचारा क्रॉप खलास हो जाता है। तो आपके हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से जो प्रॉब्लम पिक्चर किया है वो हाईली एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ा के बोला है, बड़ा चढ़ा के बोलता है। इनको क्या फायदा होता है बड़ा चढ़ा के बोलने में? क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग तो, हमारी एक कंपनी 1500 करोड़ का पेस्टिसाइड बेचती है, तो किसान ही लेता होगा ना, दूसरा किधर तो नहीं जाता होगा। और जी 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 जी। तो मुझे बताइए कि जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जीवित खेती थी, तभी अपना प्रोडक्शन 50% 60% कीड़े खा जाते थे। तो पेस्टिसाइड के बगैर आपका कहना है कि जो हमारे उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा और उससे देश को नुकसान होगा। तो मतलब पेस्टिसाइड के बगैर हम खेती नहीं कर पाएंगे, ये आपका कहना? कर तो पाएंगे, लेकिन देखो आप इंजेक्शन नहीं लेंगे, आप ड्रग नहीं लेंगे, तो 50% पॉपुलेशन हो जाएगी, 50% ऊपर पहुंच जाएंगे, सर्जरी नहीं करेंगे। तो मतलब अगर आप ड्रग लेते हैं कि नहीं? हाँ, मैं अरे वो तो पॉइजनस है। मैं दवा इसलिए लेता हूँ कि जब मेरी तबीयत खराब होती है तब मैं दवा लेता हूँ। तो उसका एक खास पर्पस होता है कि मेरी इस वक्त तबीयत खराब है, तो इस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि मैं ये दवा ले रहा हूँ। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, खाना तो हम खाते हैं अपनी सेहत के लिए, और उसमें अगर हम जहर देखते हैं तो वो हमें नहीं चाहिए, हमारे खाने में जहर नहीं चाहिए। नहीं, जहर नहीं है, वो जहर ही नहीं है, पेस्टिसाइड जहर ही नहीं है। नहीं, जहर तो सब है, जहर है। एस्पिरिन खाएगा 50 टेबलेट तो भी जहर है। एस्पिरिन की बात छोड़ दीजिए, मुझे आप पेस्टिसाइड के बारे में बताइए कि पेस्टिसाइड जहर है या नहीं है? पेस्टिसाइड डेफिनेटली जहर है, हमने स्कल बोन का नाश करते हैं तो उसमें जहर है, मतलब जहर है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं खेती बाड़ी का जिसमें हम पेस्टिसाइड के बगैर उतना ही उत्पादन आपको दें, तो आप उसको ज्यादा पसंद करेंगे या पेस्टिसाइड वाले को पसंद करेंगे? नहीं, फिर भी मैं चुनूंगा पेस्टिसाइड वाला, बिकॉज इन कैलिफोर्निया में स्पिनच का बैन कर दिया, सब डिस्ट्रॉय किया कि वो ऑर्गेनिक स्पिनच लिखा, ऑर्गेनिक स्पिनच खाना मत, नहीं तो मर जाएंगे। सो ऑर्गेनिक में डेंजर है, कैलिफोर्निया का है। इतनी हंसी आ रही है। कविता भी मान जाएगी, था कि नहीं कैलिफोर्निया में बैन किया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि पेस्टिसाइड के बगैर, जहर के बगैर हम खेती कर सकते हैं और उसमें उत्पादन उतना ही होगा, और जो कीड़े हैं जो हमारा अनाज खाते हैं उनको मैं पेस्टिसाइड के बगैर उनको मैं दूर हटा दूं,
तो भी आप चाहेंगे कि पेस्टिसाइड ही यूज हो, ऐसा? नहीं, मैं देखो, मैं भी साइंटिस्ट हूँ इतना साल। दुनिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात चल रहा है और पैसा डबल लेके लेते हैं लोग, ये टोटली 1% ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन है। यील्ड कमी आता है, कॉस्ट डबल होता है। कॉस्ट डबल हो जाता है और उत्पादन कम होता है, ये आपके हिसाब से। इसके मैं दोबारा आपको ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं आपको जहरीले पेस्टिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल अगर नहीं करें हम, और उसके इस्तेमाल के बगैर मैं आपको बताऊं कि कैसे अपन कर सकते हैं खेती बाड़ी, तो आप उसको पसंद करेंगे? नोबेल प्राइज मिलेगा। आपको मैं नोबेल प्राइज दूंगा। आप नोबेल प्राइज देंगे? मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कैसे हम वो कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स होते हैं। वो जब एनवायरनमेंट के अंदर आ गए तो वो डिग्रेड नहीं करते हैं, वो परसिस्टेंट करते हैं। तो ये जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स हम जो पिछले इतने सालों से यूज कर रहे हैं, तो शराब साहब के साहब से वो कहाँ चले गए हैं? नहीं, परसिस्टेंट पेस्टिसाइड कोई परसिस्टेंट पेस्टिसाइड 1 साल होता है, कोई का 5 साल होता है, कोई का 10 साल होता है। इवन DDT 30 साल में तो खलास हो जाता है 30 साल। और DDT हार्मलेस है। वाह, DDT हार्मलेस है? बिल्कुल हार्मलेस है। वो अभी प्रूव हो गया कि वो झूठा था। देखो, प्रूव हो गया। देखो, DDT एक मिनट में डॉक्टर का DDT हार्मलेस है? बिल्कुल। क्या बातें कर रहे हैं? DDT हार्मलेस है क्या? बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं है। DDT को बहुत ज्यादा इम्प्लीकेट किया जा रहा है कि 1950 के बाद से ब्रेस्ट कैंसर में, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर में जो इजाफा हुआ है वो DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड के यूसेज की वजह से हुआ है। चूहा को आप DDT और देगा तो जरूर कैंसर होगा, क्योंकि आप 100 टाइम और डोज देता है। लेकिन स्प्रे में जो डोज आता है मिनिमम निग्लिजिबल। आदमी लोग ने तो एक स्पून करके 20 साल तक DDT लिया है। फैट में DDT था लेकिन हार्मफुल इफेक्ट नहीं था, ऐसा रिपोर्ट है अपने पास। मुझे एक इंडिया में पेस्टिसाइड जो यूज होता है उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है तो हाईली टोटली एग्जैजरेटेड रिपीटेड लाई है। बड़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। झूठा है। मैं अच्छा, मुझे प्रूव कर बताइए दूंगा। मुझे ये बताइए, एक सवाल और है मेरा कि अगर मान लीजिए कि किसान जो हैं वो गलती से या नासमझी से ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लें अपने खेती पे, तो ऐसी कोई बॉडी है जो इसकी चेकिंग करती है कि भाई मंडी में सामान आ गया, सब्जियां आ गई, उनकी चेकिंग करते हैं कि भैया इसमें कितना पेस्टिसाइड है, कितना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है हिंदुस्तान में। एक बॉडी है जो साल में एक दफे रैंडम फार्म गेट पे सैंपल लेती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ऐसी कोई चेकिंग होती नहीं हिंदुस्तान में कि यार चेकिंग करने का जरूरी नहीं है। मैं समझा दूं, जरूरी चेकिंग जरूर नहीं है। 99% ऑफ किसान समझ के करते हैं। कोई किसान ऐसा तो नहीं है कि मेरे कस्टमर को मैं मारूं और ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करूं। और जो पेस्टिसाइड ज्यादा क्यों यूज करेगा फार्मर, आपका ये कहना है? फैक्ट है, हमने देखा है कि जो किसान खेत में काम करते हैं, जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो दूसरे लोग से ज्यादा हेल्दी है, उसको फ्रेश एयर मिलती है। हमने प्रूव किया है। पेस्टिसाइड यूज करने से उनकी सेहत इंप्रूव हो जाती है। पेस्टिसाइड स्प्रे करने के नहीं करे, वो खेत में काम करते हैं, वो करते हैं अच्छा पेस्टिसाइड वाला सो कॉल्ड फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, और वो बरोबर पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, फंगीसाइड यूज करेंगे तो फ्रूट आपको ज़्यादा मिलेगा और सस्ता होगा। चलिए मिस्टर श्रॉफ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, मिस्टर श्रॉफ ने हमें बताया कि पेस्टिसाइड का हमारी सेहत पे इतना खास बुरा असर नहीं होता। हमने भी इसके बारे में मालूमात करने की पूरी कोशिश की। आइए देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र माहेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं,
फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है। तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। दोस्तों, आपने केरल देखा, आपने पंजाब देखा। देश भर में किसान डूब रहा है और उसके साथ साथ हम भी। लेकिन क्या इसका कोई हल, कोई इलाज नहीं है? क्या हम कीटनाशक जहरों के बगैर खेती नहीं कर सकते? क्या हम इन जहरों के बगैर कीड़ों को हमारी फसल उजाड़ने से रोक नहीं सकते? मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। ब्रेक से लौटेंगे और मैं आपको इस मर्ज का इलाज दिखाऊंगा। किसान के खून पसीने से सींची गई फसल के सबसे बड़े शत्रु हैं विनाशक कीड़े। इनकी लगातार बढ़ती संख्या लहराती फसल को नष्ट कर सकती है। पेस्टिसाइड से ये कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन इनसे खेती का खर्च बढ़ जाता है और सेहत पर भी बुरा असर होता है। नॉन पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट यानी NPM के इस्तेमाल से किसान अपनी सेहत और खर्च दोनों की हिफाजत कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा जाल है जिसमें मादा कीड़े की सुगंध वाली गोली लगाई जाती है। फसल खाने आए नर कीड़े को ये खुशबू अपनी ओर आकर्षित करती है और कीड़े इस जाल में फंस जाते हैं। दूसरा तरीका है येलो ट्रैप। फल समझकर जब कीड़े इस पर बैठते हैं तो इस पीले कागज पे लगे घोल से चिपककर दम तोड़ देते हैं। ऐसे अनेक NPM तरीके हैं जिनसे फसल, जमीन और किसान सब खुश रह सकते हैं। इन सरल और किफायती तरीकों को आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर रामांजनेयलू ने। डॉक्टर रामांजनेयलू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश में आपने क्या समस्या देखी जिसकी वजह से आपने फिर ये शुरू किया, ये पहल की? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला संगठन है गाँवों में, और जब हम वो महिलाओं के साथ ये चर्चा करने लगा, वो सब बोलने लगा कि ये समस्या है, हमारा पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रही है और उससे हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे सेहत पे इसका बुरा असर हो रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि हम पेस्टिसाइड से बाहर जाने के लिए कोशिश है, बट कैसे जाना ये पता मुश्किल है। तो हम उस समय से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। हमको ये पता चला कि हम ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल कर रही है, इसलिए कीटक बढ़ रही है। ये रिवर्स प्रोसेस है। ये कैसे? ये ऐसा है, दो तरह का इंसेक्ट्स होती है।
एक तो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ हमारा पत्ते खाती है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट्स है, तो वो दूसरे कीड़ों को ही खा सकते हैं। दूसरे कीड़ों को ही खाते हैं, नॉन वेज है वो कीड़े। तो हमको ये नॉन वेज इंसेक्ट्स जब तक है, ये वेजिटेरियन इंसेक्ट्स से हम डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो मित्र कीटक हैं वो नॉन वेज हैं? वो पूरा नॉन वेज है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। जब इसका नंबर बढ़ जाती है, नॉन वेज कीड़ों का नंबर जब बढ़ जाता है तो वो वेज कीड़ों को खा लेते हैं, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे डालते हैं इसमें तो नॉन वेज वाले भी मर जाती है। ये जब मर जाती है तो हानिकारक कीटक है, उसका संख्या बढ़ जाती है। मतलब मैं अगर साफ जबान में समझाऊं लोगों को, अगर आपने फिल्म शोले देखी है तो फिल्म शोले में ठाकुर को जरूरत थी वीरू और जय की, और गब्बर उसको परेशान कर रहा था। तो हम ये कर रहे हैं कि हम जय और वीरू को तो मार रहे हैं, जो हमारी हेल्प करने वाले उनको हम पहले मार रहे हैं, और जो गब्बर है वो और ताकतवर हो जा रहा है। वो 10 साल में और एक की जगह 10 गब्बर हो गए, 15 गब्बर हो गए। सही कह रहा हूँ मैं? यही हो रही है। हाँ। दूसरी बात ये है, अगर हम 200 लोग बैठे हैं और इसके ऊपर हम चिटकाएंगे पेस्टिसाइड, क्या होगा? इसमें आधा लोग मर जाएगा और आधा लोग कुर्सी के नीचे जाएगा, नहीं तो और कहीं पे चला जाएगा, छुप जाएंगे। जो कमजोर है वो मर जाएगी, कमजोर है वो मर जाएगी। जो मजबूत है, ताकतवर है, वो नहीं मरेगी। तो हम ये सब पेस्टिसाइड्स डाल के जो मजबूत इंसेक्ट्स को चुन रही है। तो जहाँ पेस्टिसाइड यूज ज्यादा है वहाँ पेस्ट प्रॉब्लम और ज्यादा होता है। जहाँ पेस्टिसाइड यूज कम होता है वहाँ पेस्ट प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। अच्छा, आपका प्रॉब्लम कीट नहीं है, आपका प्रॉब्लम कीटनाशक है। ये जो भी पेस्टिसाइड्स हो या जो फर्टिलाइजर्स हो, ये जब ये खरीदने की चक्कर में बहुत खर्चा बढ़ रही है। हम एक सर्वे किया था, 1000 एकड़ का गांव में 50 लाख रुपया वो गांव से पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए बाहर जाता है। और इतना 50 लाख का खर्चा होता? तो ये ज़्यादा समस्या, हम पैसा दे के समस्या खरीद रही है। तो अभी ये पेस्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी मैं खेती कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैं खेती में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो आके मेरे खेत को, फसल को खराब कर सकते हैं, तो उनको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, क्या करूँ मैं? हर एक कीटक जो भी है अलग अलग का उनका व्यवहार होती है। अच्छा। जब बारिश होती है, अब बाहर देखते हैं लाइट के पास बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स आती है, तो ये इसलिए है कि वो इंसेक्ट्स लाइट को अट्रैक्ट होती है। तो अगर हम एक लाइट ट्रैप लगाए तो उसकी लाइट के पास वो सब इंसेक्ट्स आ जाएंगे, लाइट लगाएंगे सारे कीड़े वहां आ जाएंगे, वो सब कीटे आ जाएगी, वो मर जाएगी। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं। ये सब होने से 60-70% इंसेक्ट्स कम हो जाती है। और बाकी समस्या है, ये 30-40% समस्या के लिए आप निम्बोली हो, नहीं तो सीताफल का लीफ हो, ऐसा पत्ते लेके पानी में डुबा के उसे स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब 100 से ज्यादा तरीके हैं काबू में लाने के लिए। तो इन सब में हम अगर देखा तो इस सब में बहुत सारा नॉलेज है। तो हम उस समय से सोचने लगा कि एक लर्निंग सिस्टम लगाना है गाँवों में, जो किसान ये सब समझ सकते हैं जी। और जो एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स है, तो उनको ये ट्रेनिंग्स में लाके वो उससे बाकी किसानों को शिक्षण देने के लिए कोशिश करने लगा हमने जी। शुरुआत हमने किया 25,000 एकर्स में। नेक्स्ट ईयर ये गया 2 लाख एकड़। 2 लाख एकड़। पिछले साल 35 लाख एकड़। 35 लाख एकड़। मुझे बताइए कि ये कितने का, ये जो ट्रैप है आपका, ये इसमें कितना खर्चा होता है? ये 15 रुपया का है। और ये कितने का है? ये ये होगा 5 रुपया या 10 रुपया। तो मतलब ये कि ये जो है ये 5, 10 और 15 रुपए की चीजें हैं, और कहाँ हम पेस्टिसाइड खरीदते हैं लाखों में। हाँ। तो इसमें आपने मतलब कोई जहर नहीं डाला और उसके बावजूद आपने कीड़ों को जो है कंट्रोल कर लिया। और जो भी हम सबको बताया गया था कि यील्ड कम होगा, वो यील्ड भी कम नहीं हुआ। यील्ड मतलब मैं बता दूं हिंदी में कि उनको बोला गया था कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो आपकी उपज बहुत कम होगी, तो वो कम भी नहीं हुई। और जो लोग ये खरीद रहे हैं सब्जियां, उनको भी फायदा है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड नहीं है। तो मतलब ये देश भर में हो सकता है। देश भर में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामू हमारे से बातचीत करने का। दोस्तों हमारे साथ यहाँ मिस्टर डीवी रायडू भी मौजूद हैं। एक सरकारी अफसर की हैसियत से मिस्टर रायडू ने बिना पेस्टिसाइड की खेती को आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर फैलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई।
अब आइए चलिए बात करते हैं उन महिला किसानों से जिनकी संगठनों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कि आप में से कितने किसान ऐसे हैं जो पहले कीटनाशक जहर का इस्तेमाल करते थे? अच्छा, सब करते थे। अब आप में से कितने हैं जो इन जहरों का इस्तेमाल करते हैं? तो अब मतलब कोई नहीं करता है? पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग सर। अब इधर कौन भी एक टिप का भी नहीं मारता है सर। जब से आपने ये पेस्टिसाइड्स, ये कीटनाशक बंद किए हैं, उसके बाद आपको कोई फायदा हुआ है? अभी ऐसा कर लेने के बाद अच्छा रहता सर, कम खर्चा आता, कीमत भी ज्यादा मिल रही सर। बहुत खुशी रहती सर, वो खेत में गए को तो इधर बाजू में किधर भी अच्छा हुआ, सो भी अच्छी रहती सर। गाँव में वातावरण भी अच्छा रहेगा सर। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे पास आपके लिए और भी खुशखबरी है। देश भर में किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि एक पूरा राज्य इस जैविक क्रांति में शामिल हुआ है, सिक्किम। यहाँ की राज्य सरकार ने रासायनिक खाद और कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया है। सिक्किम को पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनाने की मुहिम बड़े जोरों से चल रही है। हमारी टीम को सिक्किम के दौरे के वक्त इस मुहिम का असर हर जगह नजर आया। हमारा टारगेट है कि बाय 2015 सिक्किम विल बी अ टोटली ऑर्गेनिक स्टेट। पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाना मुमकिन है और ये बात सिक्किम ने साबित कर दिखाई है। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं 3G लिंक के जरिए सिक्किम और बात करते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर श्री पवन चामलिंग जी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी, आपकी सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया कि आपके राज्य में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा फायदा होगी, उत्पादन बढ़ेगी और हमारा जितना भी वहाँ का फर्टिलिटी है वो हमेशा एक सस्टेनेबल होगा। हमारा जितना उत्पादन वहाँ होगा उसका डिमांड दुनिया में और ज़्यादा बढ़ेगा और साथ ही हमारा जो माल है उसका दाम भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन फिर कैसे किया? जितना केमिकल फर्टिलाइजर था और कीटनाशक औषधियाँ था उसको बैन कराया गया। तो साथ ही साथ वहाँ के किसान वर्गों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देने का काम साथ ही साथ हमने शुरू किया। पवन जी, आपकी सरकार ने जो पहल की है एक फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बनने की, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की और भी राज्य, बाकी भी राज्य आपकी पहल को अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं न्योता देना चाहूंगा हुकुमचंद जी को, जो झालावाड़ राजस्थान से हैं। हुकुमचंद जी एक किसान हैं जो बहुत ही सफलता के साथ जैविक खेती कर रहे हैं। आइए हुकुमचंद जी, आइए। मेरे तो गले लगी है। बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं आप। मुझे बताइए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने साल से कर रहे हैं? 8 वर्ष। 8 वर्षों से कर रहे हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करें, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करें तो उपज जो है वो कम होती है, उसमें नुकसान होता है। आपको कोई नुकसान हुआ? प्रथम वर्ष 10% कुछ कम हुआ, हल्का सा कम हुआ, हल्का सा पहले साल में। उसके बाद इस समय कृषि की जो उपज हमारे सामने है जी, वो इतनी अधिक है कि कहते हैं कि 16 आने पर वो 20 आने हो रही है। मैं चाहूंगा कि देश भर के जो किसान हैं उनसे आप कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि धरती के अंदर जो अंग्रेजी में माइक्रो न्यूट्रॉन कहते हैं और हम हिंदी में उसको जीवनी शक्ति कहते हैं, जो हर इंसान के अंदर भी मौजूद है और इस धरती के अंदर भी मौजूद जी। जब तक मानव की इस धरती की जीवनी शक्ति मजबूत है तब तक इसके ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता, कोई रोग मनुष्य के शरीर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। और ये जीवनी शक्ति जीवों द्वारा संचालित होती है
वह जीव जो ये रासायनिक खेती से जो ये कम होते चले गए, इनको वापस इसमें लाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर दो तरह की सोच है। एक सोच ये कहती है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से कोई खतरा नहीं है और अगर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी उपज कम हो जाएगी। दूसरी सोच ये कहती है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के बिना भी उपज अच्छी मिलेगी और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से ही किसान और ग्राहक दोनों की सेहत पर बुरा असर होता है। मेरा ये मानना है कि बगैर केमिकल्स के अगर हम खेती कर सकते हैं तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है और हमें उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। लेकिन ये एकदम से एक दिन में शायद मुमकिन नहीं है। जब तक हमारा पूरा देश पूरी तरह से सिक्किम की तरह जैविक खेती को नहीं अपना लेता, तब तक हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की कोशिश करें और सरकार से ये दरख्वास्त करें कि वो एक ऐसी संस्था, एक ऐसी बॉडी बनाए जो देश भर में हर मंडी में इस बात की समय समय पर चेकिंग करे कि वहाँ आ रहे अनाज, सब्जियों और फलों में कितना पेस्टिसाइड मौजूद है। तो शराफ साहब, आपने हमारा शो शुरू से देखा। हाँ। अब आपको क्या लगता है, पेस्टिसाइड्स के बगैर क्या हम खेती कर सकते हैं? क्या हमें खेती करना चाहिए पेस्टिसाइड्स के बगैर? ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड कमी आती है, लेबर ज़्यादा जाता है, खर्चा ज़्यादा होता है पेस्टिसाइड से। ये दुनिया के सब किसान ने ये सर सिर्फ उनके लिए ऊपर लागू होता है नहीं, हम जो लोग इसकी पूरी विधि को समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों के सामने ये यील्ड की समस्या आ रही है। 2011 में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आया भारत के लिए उत्पादन में। ये दोनों बिहार से आया है। हाँ। एक था पोटैटो, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है, वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। और चावल में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है, चाइना से भी ज्यादा यील्ड आया है। कहाँ पर? वो भी बिहार में। भारत आज के दिन में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कपास उत्पादन करने वाली देश है। इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कपास उत्पादन करके एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी इनकी फैमिली का है मतलब इन्हीं का फैमिली का है। एग्रोसेल बोल के गुजरात में ये मेरा भाई करता है। आपके भाई का है? तो मुझे तो आपके भाई को बुलाना चाहिए था शो पे। मैं और महिलाओं से बात करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आज का प्रोग्राम आपने देखा? हाँ। अभी मुझे वाकई में बहुत घबराहट होने लगी है सब देखते हुए, क्योंकि आज शाम को जो सब्जी खरीदूंगी, कल अपने बेटे को खिलाऊंगी, कल कुक करूंगी। आई नो कि वो चीज़ तो नीचे से आ चुकी है, लेकिन कोई मुझे टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकता है क्या यहाँ पे? बोलिए। मैंने इस पे स्टडी की है कि आप अगर वॉश करते हैं, ज़्यादा देर तक सोक करते हैं, पहले धो लीजिए, फिर उसको पानी में छोड़िए। धोने से, नमक के पानी से धोने से जो बाहर के हैं वो कम हो जाएंगे। छिलके निकाल के आप खाएंगे तो जो छिलके में फंसे हैं पेस्टिसाइड वो थोड़े कम हो जाएंगे। ये 2-3 चीज़ें कर सकती हैं आप, ऊपर की चीज़ें। लेकिन सही सोल्यूशन जो है वो ऊपर का नहीं है। सही सोल्यूशन यही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक खेती करें। हाँ, आप बताइए। ये जो कॉमन आदमी है, आम जनता दैट यू कॉल, कैन दे अफोर्ड टू हैव बाय ऑर्गेनिक फूड? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक आउटलेट्स और मॉडल्स इस देश में आज के दिन खड़े हैं, मगर उसको दाम कम करने के लिए वो ऐसा एक मॉडल होना चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर्स और फार्मर्स एक दूसरे को जाने। इसी का मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे एरिया में, बांद्रा में फार्मर्स मार्केट लगती है। वहाँ पे जब जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ पे किसान भाई भी होते हैं और आप डायरेक्टली उनसे मिलते हैं। उसके साथ आपका एक रिश्ता बनता है। आप भी समझते हो कि उसकी कुछ ज़रूरतें हैं और उसकी ज़रूरतें आप पहले पूरी करो तो आपको भी अच्छा और स्वस्थ और पौष्टिक खाना मिलेगा। एग्जैक्टली। एक और बात कहना था कि मिडिल क्लास बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि ये 3000 क्यों है, ये 5000 क्यों है। विदाउट ब्लिंकिंग हम खर्च करते हैं, मगर जब आपके लिए और आपके किसान के लिए जो भलाई वाली बात है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे आपको 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है, 20 रुपया, इसमें इतना हिचकिचाहट क्यों होना चाहिए? आई थिंक वी शुड कम फॉरवर्ड। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। सब्सिडीज हैं वो कन्वेंशनल फार्मिंग को मिलती है। ये बहुत अहम बात कही है वैभव ने कि जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज मिलती है
वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को नहीं मिलती हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सब्सिडीज मिलेंगी तो वो और भी आपका पैसा और कम सस्ता हो जाएगा सर। सस्ता हो जाएगा। और जब आप उसको खरीदना शुरू करेंगे तो किसान उसको और ग्रो करना शुरू करेगा। ये जो करवट है सोसाइटी की तभी होगी, ये करवट हमसे शुरू होगी। तो ये हमको पहल करनी है, इस करवट में हमको शुरुआत करनी है। वेलकम बैक दोस्तों। हर हफ्ते हम देश से एक सवाल पूछते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि सिक्किम सरकार की तरह केंद्र सरकार और देश भर में हर राज्य सरकार भी अपने अपने क्षेत्र में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की तरफ बढ़ने में मदद करें? क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करके इस नंबर पर भेजिए 5782711। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ ₹1 है। आपके एसएमएस के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इन 2 संस्थाओं को जाएगा, खेती विरासत मिशन पंजाब और सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद, जिसके साथ रामू जी जुड़े हैं। प्लीज हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि आप इसे कबूल करें। ये दोनों संस्थाएं जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं। आप 1 से ज्यादा एसएमएस भी भेज सकते हैं। अगर आप इन संस्थाओं को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नजदीक की एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनके वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको एक्सिस बैंक की हर शाखा पर मिलेगी। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इन 2 संस्थाओं को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। दोस्तों, हर रोज सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हमारी जिंदगी में किसान भाइयों और बहनों का एक बड़ा हाथ है। वो पसीना बहाते हैं तभी हम अपना पेट भर पाते हैं, और इसके लिए हम अपने किसान भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी थाली में कितना जहर आता है वो हमारी नीतियों से तय होता है। अगर हम किसानों को केमिकल फार्मिंग के लिए सब्सिडीज देते रहेंगे तो जाहिर है हमारी थाली में किसी न किसी हद तक जहर आता ही रहेगा। लेकिन अगर वही सब्सिडी हम उन्हीं किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के लिए दें तो हमारी थाली में पौष्टिक और सेहतमंद खाना आएगा, और इससे किसानों की बिगड़ती सेहत पर भी अच्छा असर होगा। किसान का हाथ थामने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत हम सब की कोशिशों से ही होगी। हम मांगेंगे तो उसकी गूंज सरकार के कानों तक पहुंचेगी। आप आज आवाज लगाएंगे तो आपकी आवाज सुनकर ही नीतियों में बदलाव आना शुरू होगा। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाइए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात फिर होगी, इस उम्मीद के साथ कि हमारे किसान का पसीना फिर से खुशहाली उगाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले, हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। गीत बोने थे तुम्हें, गीत बोने थे तुम्हें, बो दिए क्यों लाल शोले। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। घर के आंगन में कहां से ये लपट सी आ गई, खिड़कियों की थी वो रौनक धूप अब कहाँ गई। हो क्यों हवा है रूठी रूठी, क्यों हवा है रूठी रूठी, शाख गुमसुम क्यों ना डोले। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले।
माटी बोले गीत बोने थे तुम्हें, गीत बोने थे तुम्हें, वो दिए क्यों लाल शोले।